जैन साथियों, येलो बुक की 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक हैं गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश और पल्लव वंश। इनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका कार्यकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक चला। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक चला। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत, जो कि 319 से 320 ईस्वी तक चलाया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपाधि थी अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमक नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु भगवान का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसी ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, जिसको गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कार्यकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त की मुद्रा पर मयूर की आकृति प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्धिक भी कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। इसका कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक चला। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील जो कि गुजरात में स्थित है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या फिर भाट कहा जाता था और बड़े अधिकारी को दंडपाशक कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपयक या फिर रूपक कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जहां पर गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी होते थे। गरुण गुप्त का जो गरुण है वो गुप्त का राज्य चिन्ह होता था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण होता था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, जो कि 29 गुफाएं थीं, परंतु वर्तमान में भी 6 गुफाएं बची हैं केवल। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के से संबंधित थी। बाध की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा के पास पड़ती है, थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन था। इसने परम भट्टारक की उपाधि
धारण की थी। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गोण राजा शशांक ने राजवर्धन की मृत्यु कर दी। राजवर्धन को का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। शशांक शैव धर्म करवाई था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्षीय आयु का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 31 वर्षों तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और उसे अपनी राजधानी भी बनाई। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री का नाम अवंती था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी। फिर चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा जाता था, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु हेनसोंग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से वह जुड़ गया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित्र और कादम्बनी नामक विशिष्ट पुस्तकें लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद है। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में जो भूमि का कर था वो भूमि के 6वां भाग होता था। हर्षचरित्र पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। हर्ष ने 3 पुस्तकें संस्कृत भाषा में भी लिखी थी। इसके बाद तीसरा टॉपिक पल्लव वंश। तो पल्लव राजवंश का संस्थापक बप्पदेव था, परंतु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, जिसका कार्यकाल 575 ईस्वी से 800 ईस्वी तक को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अर्थात यह भगवान विष्णु की आराधना करता था। ये भरमी नामक लेखक इनके दरबार में रहते थे, जिसने करातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम संस्थापक 869 से 897 ईस्वी तक था, जिसका नाम अपराजित वर्मन था। यह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। इस मंदिरों में रथ की संख्या 7 है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोड़ की उपाधि धारण की थी। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी। यह भगवान शिव का भक्त था। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो कि द्रविड़ शैली में स्थित है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला दिया था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इसी के साथ आज 11 बजे क्लास खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको डेली दिन के जो PDF हैं वो आपको उधर PDF मिल जाएंगे।